ओम सभी को सादर नमस्ते। संस्कृत व्याकरण के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज इस कालांश में तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत लिट लकार का अध्ययन करेंगे। पूर्वों की भांति यहाँ पर भी प्रमुख सूत्रों के अर्थों पर विचार करेंगे और प्रक्रिया का सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे। जैसा कि हमने लुट लकार में पढ़ा है कि भविष्यत काल किस अवस्था में होता है, तो वहाँ पर हमने यह जान ही लिया था कि भविष्यत काल के मूलतः दो भेद किए गए थे, एक अद्यतन भविष्यत का और दूसरा अनद्यतन भविष्यत का। हमने वहाँ पर अनद्यतन भविष्यत का अध्ययन किया था और उसके लिए लुट लकार का और लुट लकार की प्रक्रिया में पदों का निर्माण किस प्रकार होता है इसको देखा था। आज यहाँ पर हम अद्यतन भविष्यत अथवा सामान्य भविष्यत की चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमने पूर्व के व्याख्यान में कहा था कि भविष्य सामान्य के द्योतन करने के लिए हम धातु तथा विभक्ति के बीच में स्य प्रत्यय का आगम करते हैं। तो आज उसी स्य प्रत्यय से निर्मित लिट लकार के रूपों की चर्चा करेंगे। भविष्यत काल इस लिट लकार में जो रूप चलता है वह इस प्रकार है: भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। बढ़ते हैं इसकी प्रक्रियाओं पर। तो भूसत्तायाम इस धातु से पूर्व की भांति ही धातु संज्ञा करने के अनंतर लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य इस सूत्र से कर्ता में लकार लाएंगे और लकार लाने के अनंतर लिट शेषे च इस सूत्र से हम लिट लकार की प्रवृत्ति करेंगे। यहाँ पर हम इस सूत्र के अर्थ को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ शेषे पद की उपयोगिता है। शेषः क्रियार्थोपपदाद् अन्यः शेषे शुद्धे भविष्यति काले चकारात् क्रियायां च उपपदे क्रियार्थायां धातुः लिट् प्रत्ययो भवति इति लिट् लकारः। कि क्रियार्था क्रिया चाहे विद्यमान हो या न हो, भविष्यत काल में स्थित किसी भी क्रिया वाली धातु से लिट लकार होता है। अष्टाध्यायी में इस सूत्र से कुछ सूत्र पूर्व ही तुमुन नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र की प्रवृत्ति है, यानी वह सूत्र वहाँ पर पढ़ा गया है और उसमें क्रियार्थायाम क्रियायाम की शर्त लगी हुई है। उन पदों की अनुवृत्ति इस सूत्र में भी आती है, अर्थात क्रियार्था क्रिया उपपद हो। उससे भिन्न शेष अभिप्रेत है, अर्थात क्रियार्था क्रिया चाहे विद्यमान हो या न हो, भविष्यत काल में धातु से परे लिट प्रत्यय होता है। जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया के निष्पादनार्थ की जाती है उसे क्रियार्था क्रिया कहते हैं। इसे हम ध्यान से जानेंगे
कि जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया के निष्पादनार्थ की जा रही है उसे हम क्रियार्था क्रिया कहते हैं। क्रिया अर्थः प्रयोजनम यस्या सा क्रियार्था क्रिया। जैसे करिष्यामि इति व्रजति, मैं करूँगा इसलिए वह जाता है। यहाँ करने के लिए व्रजन क्रिया, करने के लिए व्रजन क्रिया की जा रही है, अतः व्रजन क्रिया गमन क्रिया क्रियार्था क्रिया है। पठिष्यामि इति गच्छति, मैं पढ़ूंगा इसलिए वह जाता है। यहाँ पढ़ने के लिए गमन क्रिया की जा रही है, अतः गमन क्रिया क्रियार्था क्रिया है। यहाँ क्रियार्था क्रियाओं के विद्यमान रहते करिष्यामि और पठिष्यामि में भविष्यत काल में लिट लकार किया गया है। क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते यदि लिट करना हो तो इति का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे हमने पूर्व के उदाहरणों में प्रयोग किया, पठिष्यामि इति गच्छति, करिष्यामि इति व्रजति, खादिष्यामि इति गच्छति। अतः जब भी हमें क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते लिट लकार का प्रयोग करना है तो हमें इति इस पद का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। परंतु इस प्रकार की क्रियार्था क्रियाएं यदि साथ में न भी पढ़ी गई हों तो भी भविष्यत काल में लिट का प्रयोग हो सकता है। अतः सूत्र का अर्थ जो हमने यहाँ देखा कि क्रियार्था क्रिया विद्यमान हो या न हो, दोनों ही अवस्था में भविष्यत काल में धातु से परे लिट लकार होता है। तो यदि क्रियार्था क्रिया विद्यमान है तो हमें लिट का प्रयोग करना ही है, और क्रियार्था क्रिया न भी हो तब भी हमें लिट लकार का प्रयोग करना है। जैसे करिष्यामि, पठिष्यामि, खादिष्यामि इत्यादि अकेले का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि यह लिट किसी प्रकार की उपाधि से युक्त नहीं है। अद्यतन, अनद्यतन, परोक्ष, प्रत्यक्ष आदि का कोई भी बंधन इसके साथ नहीं लगा है। अतः यह सामान्य भविष्यत में प्रवृत्त होता है। हाँ, उत्सर्ग होने के कारण इसे लुट का विषय छोड़कर प्रवृत्त होना पड़ेगा। अनद्यतन भविष्यत में लुट का ही प्रयोग होगा, यथा श्वो भाविता। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि जब क्रियार्था क्रिया के उपपद होने या न होने दोनों प्रकार की अवस्थाओं में लिट का विधान कर रहे हैं तो सूत्र में शेषे च, हमारा जो सूत्र है लिट शेषे च, तो इस सूत्र में शेषे च इस अंश को क्यों न छोड़ दिया जाए, इसकी आवश्यकता ही यहाँ पर क्या है? क्योंकि यह तो कहता ही है कि विद्यमान क्रियार्था क्रिया विद्यमान हो या न हो, दोनों ही अवस्था में जब हमें लिट लकार का प्रयोग करना है तो शेषे च यह अंश यहाँ पर क्या भूमिका निभा रहा है? हम केवल लिट इतना ही सूत्र बना देते तो इतने से भी भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग कर लेते, सूत्र भी सरल हो जाता। और हमारी जो पूर्व की उक्ति है वैयाकरणों के मध्य में जो प्रचलित है कि पुत्रोत्स अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः, उसके अनुसार भी हमें हमारा सूत्र भी छोटा होता और हमारा कार्य भी चल सकता था। और सूत्र में कोई दोष भी नहीं आता। तो इसके उत्तर में आचार्य यह कहते हैं कि यदि ऐसा कर देते तो क्रियार्था क्रिया के उपपद होने पर तो मूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र लिट का बाध कर लेता। तब
लिट केवल उसी अवस्था में होता जब क्रियार्था क्रिया न होती, और हमें क्रियार्था क्रिया के होने की दशा में नुमुल और तुमुल के साथ साथ लिट लकार का भी रूप अभिष्ट है। अतः सूत्र में शेषे च यह अंश जोड़ा गया है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सूत्र में पठित शेषे च यह अंश तुमुन और नूल के प्रयोग के साथ साथ भविष्यत काल का यह प्रयोग भी बन जाए, इसलिए यह शेषे च इस अंश का पाठ। अतः सूत्र में शेषे च यह अंश जोड़ा गया है। जैसे तुमुन का प्रयोग देखते हैं, पठितुम व्रजति, भविष्यत्कालिक पठन के लिए जाता है। नूल के संदर्भ में पाठको व्रजति, भविष्य में पढ़ने वाला जाता है। और इसी के साथ साथ लिट का भी प्रयोग निष्पन्न हो जाए, अतः पठिष्यामि इति व्रजति, मैं पढ़ूंगा इसलिए जाता है। तीनों का तात्पर्य एक जैसा ही है, परंतु तुमुन भाव में, नुमुल कर्ता में तथा लिट कर्ता, कर्म और भाव तीनों में हो सकता है। यह अंतर है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पुनः प्रक्रियाओं पर आते हैं। तो भू धातु से भविष्यत काल में लिट प्रत्यय, अनुबंध लोप करने के उपरांत पूर्व की भांति ही तिप तस जी आदि सूत्रों का प्रवर्तन करके 18 प्रत्यय और उनका पृथक पृथक विधान करके परस्मैपद पद आत्मनेपद संज्ञा करके प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष की संज्ञा करके एक वचन द्विवचन और बहुवचन की संज्ञा करके प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय करेंगे, तो भू और तिप। इस अवस्था में तिप के सार्वधातुक होने के कारण शब्द की प्राप्ति है, किंतु उसको बाध कर सियतासी ली लुटो हो, इस सूत्र से सिय प्रत्यय का विधान करेंगे। लुट लकार के संदर्भ में जब यह सूत्र आया था, तब आपने जाना ही था कि यहाँ पर ली से लुट लकार, लिंग लकार और लिट लकार दोनों का ही ग्रहण है, अतः लिट का प्रयोग यहाँ पर आ गया है। लिंग लकार का प्रयोग जब आएगा तो वहाँ पर कैसे रूप बनता है उसको देखेंगे। तो भू, स्य और तिप का ती। आर्धातुकम शेष से उसकी आर्धातुक संज्ञा कर लेंगे और आर्धातुक संज्ञा का फल यह मिलेगा कि आर्धातुक कश्चित बलादे, इस सूत्र से हम इट का आगम कर देंगे। और जब इट का आगम हो जाएगा तो भू, इट, स्य और ती अनुबंध लोप करके भू, ई, स्य और ती, इस अवस्था में सार्वधातुक आर्धातुक यो, इस सूत्र से भू को गुण कर देंगे। तो भो, ई, स्य और ती एचो अवयाभा से हम अबादेश कर देंगे। तो भव, ई, स्य और ती पुनः आदेश प्रत्ययो, यह सूत्र कि आदेश का जो सकार और प्रत्यय का जो सकार है उसको मूर्धन्यादेश होता है। तो इस स्य के सकार को मूर्धन्यादेश करके षत्व करके
हम भविष्यति इस पद की सिद्धि कर लेंगे। पुनः द्विवचन में तस् प्रत्यय ला करके पूर्व की भांति ही भविष्यतस स को विसर्ग करके भविष्यतः, बहुवचन में झी प्रत्यय ला करके और उसको झुवंता से अंतादेश करके भविष्यंती, अतो गुणे से पररूप एकादेश करके भविष्य और अंति, इस अवस्था में अतो गुणे लगा करके भविष्यंती इस पद की सिद्धि कर लेंगे। मध्यम पुरुष में कुछ भी विशेष नहीं है, सिप प्रत्यय है, पूर्व की भांति ही भविष्य सिप भविष्यसी, थस के साथ में भविष्य था, स को विसर्ग कर लेंगे, थ के साथ में भविष्य था तो भविष्यसी भविष्य था और भविष्य था, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। उत्तम पुरुष में मिप कर लेंगे और पूर्ववत ही से आदि आगम करके भविष्य मिप, इस अवस्था में अतो दीर्घो यहीं इस सूत्र से हम दीर्घादेश कर देंगे तो भविष्यामि, द्विवचन और बहुवचन में भी दीर्घादेश होकर के भविष्यावह और भविष्यामः इस पद की सिद्धि हो जाएगी। साहित्यगत प्रयोग के संदर्भ में बहुत ही सुंदर एक श्लोक यहाँ पर विद्यमान है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजमुज्जहार। कुवलयानंद का यह श्लोक है और इसमें गमिष्यति, भविष्यति, उदेष्यति, हसिष्यति इत्यादि लिट लकार के प्रयोगों का वर्णन है। अतः एक ही श्लोक में कई प्रयोग प्राप्त होते हैं, इस तरह अन्य भी प्रयोगों का हमें अन्वेषण करना चाहिए। तो इस व्याख्यान में हमने लिट लकार के प्रयोगों को देखा, उसके अर्थों पर विचार किया, उसकी प्रक्रियाओं पर विचार किया। अग्रिम कालांश में हम पुनः किसी दूसरे लकार के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।